अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है धैर्य, क्योंकि मेहनत और सच्ची लगन से किए हुए काम का अच्छा नतीजा तभी मिलता है जब आपके पास धैर्य हो। इसी का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान के किसान रामचंद्र बिश्नोई, जो किसी प्रेरणा से कम नहीं है, जो खेती के साधनों का अभाव रहते हुए भी खेती बाड़ी कर पैसा कमाना चाहते हैं। इसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अनार के पेड़ पर लटके बड़े बड़े फल राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में खेती की बदलती तस्वीर की गवाही दे रहे हैं। पहले जिन खेतों में पुरानी फसलों, पुरानी परंपरा के चलते परिवार का पेट पालना मुश्किल था, वहीं अब उसी जमीन के टुकड़े से नई तकनीकों के दम पर किसान बम्पर उत्पादन लेने के साथ साथ लाखों की कमाई भी कर रहे हैं। आप जिन बागों की तस्वीरें अभी देख रहे हैं, इसके मालिक हैं रामचंद्र बिश्नोई, जो भीनमाल गांव जिला जालोर राजस्थान के रहने वाले हैं। बिश्नोई जी को रेत से भरी जमीनों में जब फसलों की खेती से लाभ नहीं मिला तो उन्होंने बागवानी का रुख किया, जिससे उनके लाभ का दायरा काफी ज्यादा बढ़ गया। मैं शुरुआत से परंपरागत खेती करता था। परंपरागत खेती के अंदर कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, लागत ज्यादा आती है और मिलता कुछ नहीं है। फिर मैंने उससे हट करके अनार के बारे में सोचा। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि रेतीली जमीन से आखिर इतनी अच्छी फसल कैसे मिलने लगी। तो बिश्नोई जी ने पानी की कमी के चलते फसल की जगह पर अनार की बागवानी करने की सोची, क्योंकि फसलों की तुलना में अनार के पौधों को कम पानी की जरूरत होती है। बिश्नोई जी की बागवानी का दूसरा खास पहलू यह है कि वो अनार की बागवानी में पूरी तरह से जैविक खाद और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में केमिकल वाली बागवानी में कीट रोगों के चलते काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने अनार की बेहतर फसल के लिए टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों का चुनाव किया। 2 साल तो मैंने पौधे लगाने के बाद में रासायनिक खाद डाली। रासायनिक खाद से मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ। 1 साल तो मेरे को पूरा बगीचा ही नष्ट हो गया। उसमें क्या थ्रिप्स वगैरह और इल्ली वगैरह पड़ गई थी। टिश्यू कल्चर में एबीसी कंपनी है, उसके पौधे लाया है। टिश्यू कल्चर में यह फायदा है कि टिश्यू कल्चर में कोई बीमारी नहीं आती, यानी पौधों के साथ में कोई बीमारी नहीं आती। बाकी गोटी के पौधों के साथ में बीमारी आ जाती है और वो पौधे नेमाटोड से ग्रसित हो जाते हैं। 2-3 साल के बाद में बगीचा नष्ट हो जाता है। रामचंद्र बिश्नोई को अनार के बाग लगाए हुए अभी 3-4 साल हुए हैं। इस साल वो 1200 पौधों से 10 टन उपज लेकर बेच चुके हैं, जिसे बेचकर उन्हें 3.50 लाख की आमदनी हुई और करीब 5 टन उपज पेड़ों पर होगी, जो आगे बिकेगी, जिससे उनके लाभ का दायरा 1.5 से 2 लाख रुपए और बढ़ जाएगा। अब बात खर्चे की जाए तो उन्हें अनार के एक पौधे के प्रबंधन पर 50 रुपए खर्च करना पड़ता है। ऐसे में अगर कुल आमदनी में से कुल लागत खर्च घटा दिया जाए तो भी उन्हें 4.5 से 5 लाख का शुद्ध मुनाफा हो जाएगा। 1200 पौधे मैंने लगा रखे हैं। 1200 पौधे के अंदर इस साल मैंने 10 टन अनार बेच चुका हूँ। 10 टन अनार के 3,41,000 रुपये की मेरी आय हो गई है और इसमें खर्चा यानी 50,000 रुपये खर्चा आया है। बाकी की मेरी 100 बचत है। बाकी बचे हुए 5 टन अनार लगभग और हो जाएंगे, 1.5 या 2 लाख का और हो जाएगा। इसमें मेरे को 5-5.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। बिश्नोई जी की इनकम का दायरा बस अनार की बागवानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने फार्म पर 700 सहजन के पौधे भी लगा रखे हैं, जिससे मिलने वाली उपज से उन्हें 1.5 लाख का शुद्ध मुनाफा हुआ। सहजन की बागवानी के साथ वो मधुमक्खी पालन का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में मधुमक्खियां पौधों को परागण में मदद करती है और सहजन के पौधों से मिलने वाले शहद का रेट भी बाजार में आम शहद की तुलना में अधिक मिलता है। इसमें मेरे गेहूं जैविक किए हुए है और सहजना के पौधे भी मेरे 750 लगाए हुए हैं। सहजना मैंने इस साल 1,80,000 का बेच चुका हूँ। सबसे ज्यादा और कम खर्च में सहजना के पौधे अपन को फसल देते हैं।
आज जैविक का ट्रेंड है, उसको परखकर बिश्नोई जी भी अपनी बागवानी को पूरी तरह से जैविक तरीके से करते हैं, जिसके लिए उन्होंने 10-12 गायों को भी पाल रखा है। इसके अलावा वो कीटनाशक दवा भी अपने फार्म पर ही तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। जैविक खेती के अंदर मैंने टोटल देसी गाय का गोबर है, देसी गाय का गोमूत्र है, गुड़ है, बेसन है, वो भी सड़े हुए जो किसी के यूज के नहीं होते हैं, बेसन का आटा है, वो भी एकदम सड़ा हुआ यूज लेता हूँ। और इसमें 0 बजट से ये खेती शुरू की है। इस साल मेरे अनार बहुत बेस्ट बने। राजस्थान जैसे सूखे इलाके में बागों के सिंचाई के लिए फ्लड इरिगेशन नामुमकिन है। ऐसे में बिश्नोई जी अनार के बागों की सिंचाई के लिए डीप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए 2 दिन के अंतर पर पौधों को पानी दिया जाता है। इसके अलावा फलों को चिड़ियों के प्रकोप से बचाने के लिए भी नेट का इस्तेमाल बिश्नोई जी करते हैं। पानी इसमें मैं 2 दिन छोड़ करके 2 घंटा देता हूँ, ड्रिप के द्वारा पानी देता हूँ। पक्षियों की सुरक्षा के लिए मैंने ऊपर से बर्ड लगाई, नेट लगाई है, पूरे बगीचे के ऊपर मेरे नेट लगी हुई है। बिश्नोई जी ने अनार की बागवानी में कदम रखने से पहले एक लक्ष्य बनाया था कि कम लाभ वाली खेती को बदलकर कम पानी में भी रेतीली जमीन पर भी अनार की खेती करेंगे। तकनीकी ज्ञान और मेहनत के बल पर आज उन्होंने अनार की बागवानी में सफलता भी पाई है। जब बिश्नोई जी कम उपजाऊ वाले भूमि का उपयोग कर बम्पर पैदावार ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अक्सर पशुओं के पैर टूट जाने पर या किसी कारण से दुर्घटना होने पर गंभीर चोटिल पशुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, ये सोचकर कि अब उनका ठीक होना मुश्किल है। जबकि आधुनिक तकनीकों से शल्य एवं चिकित्सा विभाग ने इतनी तरक्की कर ली है कि कंपाउंड फ्रैक्चर से पीड़ित पशुओं को भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कई दूसरी बीमारियों के भी आसान इलाज उपलब्ध हैं। आज कृषि दर्पण में जानिए पशु चिकित्सालय एवं अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक की सलाह। पशुधन जैसे शब्द ग्रामीण अंचल की भाषा से लिए गए हैं। दरअसल खेती किसानी के काम आने वाले पशु किसानों की समृद्धि का आधार रहे हैं। आज भले दौर बहुत कुछ बदल गया है, बदल रहा है, लेकिन कई इलाके आज भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां किसी घर परिवार की समृद्धि का आकलन उनके दरवाजों पर या उनके खटाल की पशु गिनती से होता है। जिसके पास जितने पशु वो उतने धनवान माने जाते हैं। लोग अपने पशुओं की पूजा करते हैं। सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले उनके चारे पानी का इंतजाम किया जाता है। लेकिन ऐसे समाज में भी जब पशु किसी चोट या दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो लोगों में ऐसी भ्रांति फैली है कि एक बार जो पशु गिरकर बैठ गया वो फिर उठता नहीं है। इस भ्रांति से प्रभावित होकर पशुपालक अक्सर दुधारू पशुओं के पैरों में गंभीर चोटों के चलते पशुओं को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। यानी पशुओं के पैर टूट जाने पर लोग उसकी मौत ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तकनीकी तरक्की के साथ अब ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ भ्रम बनकर रह गई हैं। जो अब तक की हमारी एक भ्रांति या धारणा थी कि बड़े पशुओं की हड्डी टूटने के बाद वो लाइलाज एवं बेकार हो जाते हैं और जिसका एक अंतिम उत्तर या परिणाम मृत्यु होता था, हम उनको शिक्षित करना चाहते हैं, इस विषय में उनको जागृत करना चाहते हैं। जी हां, बरेली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन चलने वाला पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान, जहां पशुओं की चिकित्सा पर कई तरह की रिसर्च होती रहती है, वहां शल्य चिकित्सा विभाग के प्रधान वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि न सिर्फ सिंपल फ्रैक्चर बल्कि कंपाउंड फ्रैक्चर केस में भी पशुओं को सफल सर्जरी कर ठीक किया गया है। इनमें से कई तकनीक इस संस्थान ने विकसित की हैं। कुछ पशु जिसको हम सिंपल फ्रैक्चर कहेंगे या सामान्य अस्थिभंग कहेंगे, जो जटिल समस्या होती है जैसे कंपाउंड फ्रैक्चर जिसमें खाल तोड़ के हड्डी बाहर आ जाती है, ऐसे स्थिति में बड़े पशुओं में प्लेट, अंतर मध्यांश नाल खिलन जिसे इंट्रामेडुलरी पिनिंग,
इंट्रामेडुलरी इंटरलॉकिंग नेल टेक्निक से कर सकते हैं, या इसके अलावा हम के नेलिंग या हमारे संस्थान द्वारा इजाद की हुई एक हमारी पेटेंट युक्ति या तकनीक है जिसे हम एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन कह सकते हैं। दरअसल इस तरह की नई तकनीक से आप भी अपने दुर्घटनाग्रस्त पशु को भला चंगा कर पहले जैसा कर सकते हैं, पर इसके लिए प्राथमिक तौर पर कुछ एहतियात बेहद जरूरी है। दिक्कत यह है कि इंसानों में हाथ पैर में ऐसा कुछ होने पर वो उस अंग को आराम दे पाते हैं जिनसे उनके ठीक होने की संभावना पक्की हो जाती है, पर पशुओं के साथ ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्रभावित पशु के पैरों में प्राथमिक उपचार के तौर पर कच्चे बांस की चौड़ी खपच्चियों को रुई या कॉटन में लपेटकर बांध देना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर जिसे फर्स्ट एड आंग्ल भाषा में कहेंगे, उसमें हम हरे बांस की 4 खपच्चियां लेके आगे पीछे अंदर बाहर ऐसे 4 दिशाओं में बांधेंगे और इन खपच्चियों से, हरी बांस की खपच्चियों से पशु की खाल को कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए खाल और खपच्चियों के बीच रुई की तह या ये खपच्चियां भी हम रुई में लपेट के उसके ऊपर या तो बैंडेज की पट्टी बांध सकते हैं या हम इनके ऊपर कोई नरम सूती धोती लपेट सकते हैं। इसके अलावा अक्सर नर पशुओं को यानी